नई कविता। देखो, जो नई कविता है ना, इसके जन्मदाता, अभी लिखना मत, यानी कि इसके प्रवर्तक वो हैं जगदीश गुप्त। कौन है? जगदीश गुप्त। ओके। नई कविता शब्द का जो पहली बार प्रयोग है, नई कविता शब्द, इसका पहली बार, फर्स्ट बार जो प्रयोग है वो किया था अज्ञे ने। किसने किया? अज्ञे ने 1951 में एक पत्रिका थी प्रतीक। कौन सी पत्रिका? उसमें पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया? नई कविता शब्द का। बाद में अज्ञे ने 1952 में एक रेडियो भेंट वार्ता थी, रेडियो की बातचीत थी, उस रेडियो भेंट वार्ता में भी अज्ञे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? नई कविता। यदि रेडियो से बातचीत के दौरान में नई कविता शब्द बोला और उससे पहले प्रतीक बोला। बाद में 1953 में नई कविता शीर्षक से उसने लेख भी छापा था। ठीक है, वो अगली बात है। एक्चुअली नई कविता है क्या कि जो प्रयोगवाद था ना, वो एक ऐसा पौधा था जो काट छांट के अभाव में बेतरतीब ढंग से बढ़ता गया। कोई पौधा है जैसे अशोक का वृक्ष है, अगर आप उसको काट छांट नहीं करेंगे तो वो मन चाहे जैसा बढ़ता जाएगा, फैलता हुआ जाएगा, उसको काटना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही प्रयोगवाद क्या है? एक ऐसा बेतरतीब पौधा था जो काट छांट के अभाव में मनचाहे ढंग से बढ़ता गया। नई कविता क्या है? ऐसी सजी संवरी कविता है। और इस कविता में जो सजी संवरी नई कविता है, इस कविता में क्या किया कि यथार्थ को ज्यादा लिया गया। प्रयोगवाद में तो केवल प्रयोगों पे ध्यान था, उपमान, प्रतीक, बिंबों, नए नए पे ध्यान था। यहां पे यथार्थ पे फोकस था। अश्लीलता जो है ना, वो प्रयोगवाद में ज्यादा थी। यहां पे अश्लीलता को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अश्लीलता थोड़ी बहुत यहां पे फिर भी मिलती है। नई कविता में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलती है। प्रयोगवाद का परिष्कृत रूप नई कविता है। ठीक है। अब जैसे रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, उन्होंने कहा कि प्रयोगवाद का छद्म रूप नई कविता है। जो आपके माथुर है, गिरिजा कुमार माथुर, वो बोले कि छायावाद के बाद की कविता नई कविता है ना। सब लोग, श्रीकांत वर्मा और नरेश मेहता बोले कि जो नई कविता है वो प्रयोगवाद से बिल्कुल भिन्न कविता है। यानी किसी ने इसको प्रयोगवाद से भिन्न बता दी, किसी ने इसको प्रयोगवाद के बाद की कविता बता दी, तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो छायावाद के बाद ही आ गई थी। सब लोगों के अलग अलग इसमें विचार है। नई कविता के लिए निकष, पाटल, दृष्टिकोण, आलोचना, निकष, पाटल और दृष्टिकोण, ये 4 पत्रिकाओं ने बहुत ज़्यादा ढंग से काम किया। 1934 में इनकी एक पत्रिका, 1954 में इनकी कविता पत्रिका आती थी, किस नाम से? नई कविता नाम से। तो नई कविता का जन्मदाता तो जगदीश गुप्त है, लेकिन नई कविता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अज्ञे ने किया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब क्या है, जितने भी द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, इसके द्वितीय तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, वो सबकी सब नई कविता के कवि भी हैं। यानी ये दूसरे तार सप्तक में आते हैं प्रयोगवाद में, लेकिन इन्होंने बाद में नई कविता भी लिखी। मान लो मैं धर्मवीर भारती हूं। अच्छा, एक बात और याद रखना, नई कविता की जो प्रतिनिधि रचना है ना, हेड रचना, वो अंधा युग है। कौन सी है? आपको पता है ना किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। पद्य नाटक है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं धर्मवीर भारती हूं, मेरे जमाने में पहले प्रयोगवाद चल रहा था, मैं प्रयोगवाद पे लिख रहा था, जैसा माहौल था ऐसा मैं लिख रहा था। बाद में मुझे पता चला कि लोगों ने आजकल यौन वर्जनाओं को काट दिया है, यानी यौन वर्जनाओं पे नहीं लिख रहे, बल्कि खुलापन की बजाय थोड़ा संतुलित होकर लिख रहे हैं, थोड़ा बैलेंस होकर लिख रहे हैं। तो मैंने भी अपनी कविताएं लिखना चेंज कर दिया। मेरी कविताओं का स्टाइल भी मैंने अब
बदल दिया। अब मैं ऐसी कविताएं लिखने लगा जो यथार्थ पर आधारित थी, जिसमें यौन वर्जनाएं नहीं हो और जिसमें प्रयोग कम हो, जिसमें नए नए बिंब, मिथक, प्रतीक, फैंटेसी इनका प्रयोग कम हो। मैं ऐसी कविताएं लिखने लगा। तो मैं पहले प्रयोगवाद में भी था और बाद में नई कविता युग आएगा तो मैं उसमें शामिल हूं या नहीं हूं ना, तो मैं उसमें भी आ गया। तो क्या है कि ये दूसरे तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, कौन, ये सारे किस में आते हैं, नई कविता में। इसके अलावा दुष्यंत कुमार, लीलाधर जगुड़ी, ये दो बड़े और नाम हैं। एक सुदामा पांडे मान लीजिए, तीन लोग, लीलाधर जगुड़ी, दुष्यंत कुमार और सुदामा पांडे, ये तीन लोग और हैं जिन्होंने नई कविता के लिए काम किया। ये तो मैंने आपको बात कर ही चुका, मैं बात कर लूंगा अभी। जैसे मैंने मान लो हरनारायण व्यास के बारे में आपको नहीं बताया, मैं बता दूंगा भाई इसकी मृग और तृष्णा नाम से एक रचना है जो फेमस है। क्या बहुत सारे कवि ऐसे हैं ना प्रयोगवाद में, तार सप्तकों में, जो बहुत फेमस नहीं है, तो उनकी एकाध रचनाएं वो अपन बाद में अलग से लिख लेंगे। दूसरे तार सप्तक के कवि यहाँ आते हैं और तीसरे तार सप्तक के जितने भी कवि हैं वो सब साठोत्तरी कविता में आएंगे। कौन सी में? क्योंकि इस नई कविता का समय 1953 से 60, लेकिन 60 के बाद भी तो कविता रहेगी, तो वो क्या कहलाई, 60 उत्तरी, मतलब साठोत्तरी कविता। और जो साठोत्तरी कविता में जितने भी कवि हैं वो सब थर्ड तार सप्तक के कवि हैं, तो वो आगे आएगा। अभी दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ओके, पहले ये थोड़ी सी भूमिका अपन लिखते हैं, फिर अपन ये जगदीश गुप्त इनका जो कुछ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। कोशिश करते हैं नॉन स्टॉप पढ़ने की। अगर मैं थका नहीं तो आज ये ख़त्म कर लेंगे, नहीं तो कल 100% ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वैसे क्या है, मुझे नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता पढ़ानी है और उसके बाद एक जापानी कविता का छंद होता है हाइकू, वो भी सिखाना है। और आजकल जो चल रहा है ना वो नवगीत परंपरा चल रही है, तो वो भी थोड़ा सा बताना है। आधुनिक काल के संबंध में थोड़ा बहुत और बताना है, तो जल्दीबाजी नहीं है। अगर कल पूरा होगा तो कल हो जाएगा, थोड़ी पड़ता है नहीं। चलो, नई कविता, समय सीमा 1953 से 60 ईस्वी। नई कविता, समय सीमा 1953 से 60 ईस्वी। आगे लिखो, नई कविता प्रयोगवाद के बाद की कविता है। नई कविता कब की? प्रयोगवाद के बाद की कविता है, जिसमें प्रयोग को कम महत्व दिया गया था, जिसमें प्रयोग को कम महत्व दिया गया था, जिसमें प्रयोग को कम महत्व दिया गया था। अच्छा, नई कविता में प्रयोग को कम महत्व दिया है, प्रयोग खत्म नहीं हुआ है, महत्व कम दिया है। मतलब जितने भी कवि आए उन्होंने नए नए प्रतीक तो लिखे हैं, जो पुरानी आदत है वो तो जाएगी क्या? अरे पुरानी आदत जाएगी क्या? नहीं जाएगी, काम तो वही करने हैं उनको। लेकिन क्या उनको पता है कि पुराने युग में रहना है तो पुराने ही काम करो, और नए युग में रहना है तो थोड़ा बहुत चेंज करो, तो इन्होंने चेंज कर लिया। अब ये जो प्रयोगवादी कवि थे ना, वो तो प्रयोग के पीछे भागते थे। नई कविता वाले कभी प्रयोग के पीछे भागते नहीं है, लेकिन प्रयोग करने से कतराते भी नहीं है। दोनों बात समझ गए? नए नए बिंब प्रयोग या मिथक या प्रतीक या फैंटेसी का प्रयोग करने से चूकते नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागते भी नहीं। लिखो, क्या लिखा था आपने अभी? हाँ, स्पष्ट है कि नई कविता के कवि, स्पष्ट है कि नई कविता के कवि प्रयोग के पीछे भागते नहीं हैं, प्रयोग के पीछे भागते नहीं हैं, लेकिन प्रयोग करने से कतराते भी नहीं हैं, लेकिन प्रयोग करने से कतराते भी नहीं हैं।
अगली लाइन से लिखो, नई कविता के प्रवर्तक या जन्मदाता कौन? जगदीश गुप्त। अब एक बात सुनो, एक आगे जगदीश चतुर्वेदी और आएंगे। साठोत्री कविता पढ़ोगे ना, वहाँ पे जगदीश चतुर्वेदी का नाम हावी रहेगा। और साठोत्री कविता में कोई 20-30 कविता आंदोलन चले थे। मतलब अभी तक तो क्या है, जैसे घर में एक मुखिया हो ना, एक मुखिया हो तो सारे घर वाले एक के अंडर में काम करते हैं। और वो मुखिया अगर अपने मुखिया पद से हट जाए तो फिर घर के सारे ही लोग सभी मुखिया हैं, बोले फिर मैं भी ऐड हूँ, मैं भी ऐड हूँ। ऐसे होता है ना, बोले मैं संधि विशेषज्ञ हूँ, बोले मैं समास विशेषज्ञ हूँ, बोले मैं क्रिया विशेषज्ञ हूँ। उससे पहले वो सब ग्रामर विशेषज्ञ के अंडर में काम करते थे, लेकिन बाद में वो सारे अलग अलग विशेषज्ञ हो गए। तो क्या है कि अभी तक तो कविता थोड़ी थोड़ी रुकी हुई है, नियम पे चल रही है। बाद में जाके क्या होगा कि हर आदमी अपनी मर्जी से लिखेगा। अपनी मर्जी से लिखेगा तो कोई कहेगा मेरी कविता समकालीन कविता, कोई कहेगा मेरी कविता टटकी, कोई कहेगा ताज़ा, कोई कहेगा युत्सावादी, कोई कहेगा निर्देशयामी, कोई कहेगा बीट कविता, कोई कहेगा मंत्र कविता, कोई कहेगा सूत्र कविता, कोई कहेगा ए कविता, कोई कहेगा समकालीन कविता, कोई मतलब हर आदमी अपनी कविता के अलग अलग नाम बताएगा, कह देगा मैं भी हेड, मैं भी हेड, मैं भी हेड, मैं भी हेड। तो इस कारण से हम कह नहीं पाए कि 60 के बाद आखिर कौन सी कविता आई, क्योंकि सभी अपनी अपनी डपली बजा रहे थे। तो 60 के बाद कविता का नाम क्या है हम कह नहीं पाए, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया साठोतरी कविता। अब उसमें सारी कविता आ जाएंगी फिर बाद में। जगदीश चतुर्वेदी वहाँ आएगा, है ना। अभी ये कौन है? जगदीश गुप्त है। ये थोड़ा ध्यान रखना, चूकते हैं इसमें, है ना। आगे लिखो, जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका का संपादन 1954 ईस्वी में किया। जगदीश गुप्त ने नई कविता, जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का संपादन कब से? 1954 ईस्वी से किया। नई कविता पत्रिका का संपादन 1954 ईस्वी से किया। आगे चलो, आलोचना नहीं, ये पत्रिका कल्पना थी, आलोचना तो वहीं तक रह गई, प्रयोगवाद तक ही। कल्पना थी ये पत्रिका। पहले ये लिखो आप, नई कविता युग में योगदान देने वाली पत्रिकाएं हैं। नई कविता युग में योगदान देने वाली पत्रिकाएं हैं। कौन सी? कल्पना, निकाश, पाटल, दृष्टिकोण। भाई मेन पत्रिका तो कौन सी थी? जगदीश गुप्त की नई पत्रिका 1954। उसके अलावा भी तो हैं, वो ये हैं कल्पना, निकष, पाटल, दृष्टिकोण। अलग अलग हैं चारों, कल्पना, निकष, पाटल, दृष्टिकोण। इसके बाद अगले लाइन से लिखो, नई कविता शब्द के जन्मदाता अज्ञे। नई कविता शब्द के जन्मदाता कौन? अज्ञे। हो गया। एग्जेक्टिव लिटरेचर के लोग हैं ना, देखो बात बात में मैंने सारा समझा दिया। आज समझा दिया ना सारा, बात ही बात में। कोई बात नहीं, लेकिन बात बात में सारा समझा दिया, और वो भी प्रेम प्रेम में, गुस्से में नहीं, प्रेम प्रेम में, है ना। अच्छा, किसी के कुछ कहने से आप कुछ होते नहीं हैं,
किसी को कोई नालायक बता दे तो वो नालायक होता नहीं है, कोई किसी को महान बता दे तो वो महान होता नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि हम साहित्य के लोग हैं, हम लोगों को कभी भी बस नहीं लड़ना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए अपने शब्दों से, और शब्दों से बहुत मीठे मीठे शब्दों से। हम लोगों के पास तो भाषा है ना, आया ना, और भाषा हमारी बहुत ताकतवर होती है। हम लोग भाषा से इतना कर सकते हैं कि हमें दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या शब्दों के पुजारी होने चाहिए, लिटरेचर के लोग हैं। हमारा एक शब्द भी इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि हजारों तलवारें उसके सामने छोटी पड़ जाए। अच्छा, अगर हम ही लोग भाषा में अच्छा काम नहीं कर पाए तो फिर करेगा कौन? भाई साइंस के लोग हैं और लोग हैं, वो तो सीधा आते हैं क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती। और आप तो क्या है, आपको अपनी शिकायत करनी है तो आपको शिकायत करनी है कि आप तो सिंपल सीधा बोल दो, बोले कोई बात नहीं, अंगुलियां जल जाती है फिर भी चिराग जलाने चाहिए। आगे सब समझ आ जाता है कि किसने अंगुली जलाई, किसने चिराग जलाई। फिर शब्दों से हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करो, और याद रखो जीवन में, मैं तो क्या भूलता बहुत ज़्यादा हूँ, ये सब चीज़ों पे मैं गौर नहीं करता। हम लोगों की भागदौड़ की ज़िंदगी है, हर आदमी का पता नहीं कब का समय है। जैसे आज अभी क्लास में खड़े हैं, कोई मालूम नहीं है कि कल रहें नहीं रहें, तो हर दिन को अंतिम दिन जान के जीना चाहिए। हाँ, तो सुबह उठ के भगवान को ढोक देता हूँ कि ठीक है, आज का दिन अगर आपने पूरा दिन जीने दिया तो अच्छा काम करूँगा, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करूँगा जितना हो सकेगा अपने टारगेट के लिए। और रात को सोते समय धरती माँ को फिर नमन करता हूँ कि अब आपने ये भजन झेला है, अब सुबह तक अगर आँख खुली, क्योंकि कोई पता थोड़ी है आँख बंद की बंद भी रह जाए। हम वहाँ जब होते हैं ना ड्यूटी पे, तो वो जंगल टाइप है, वहाँ पे कई बार सांप आप भी बगल से निकल जाते हैं। क्या पता कभी सांप सोता सोता ही आ जाए तो आ जाए, कुछ भी हो सकता है, दुनिया है, रात में जाते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम है। तो हमेशा क्या सहनशीलता के साथ रहो। थोड़ी बहुत अगर कोई कमी भी है, मैंने पहले भी कहा था, टॉलरेट कर लो, हर चीज़ में कमी है। मैं भी घर से आया हूँ ना, मुझे सुना के भेजा गया है, ये एक ही व्यक्ति है दुनिया में जिनके भरोसे दुनिया चल रही है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, लोग तो विदेशों से भी अपने घर आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो घर से भी बाहर जा रहे हैं। अभी मैं सुन के आया हूँ, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ये सब चलता है, यही तो जीवन है। आखिर आपसे किसी को उम्मीद होती तभी तो सुनाते हैं, और आप किसी के होते तभी तो आपको कोई सुनता है। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव रहा करो, कोई ऐसी बातें नहीं। अपना बैच बहुत अच्छा बैच होना चाहिए। हम लोग, आप लोग एक ही लोग हैं, मेरे आप में बहुत अंतर नहीं है। मैं आपका एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, आप मेरे से जूनियर स्टूडेंट हैं, हम दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों ही सीखते हैं। हिंदी मातृभाषा को हम दोनों ही सीखने वाले लोग हैं। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीख रहे हैं। फर्क इतना सा है कि आप थोड़ा कम जानते हैं, मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा जानता हूँ, इतना ही अंतर है। मेरा काम होता है कि आपको मैं जितना जानता हूँ उतना सिखा सकूँ, और आप उसी भाव से उसको सीख सकें, बस। नई कविता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? अगेन। ये गला बैठा हुआ लग रहा होगा ना आज आपको, ये इसीलिए कल उसके बाद मेरा मूड इतना खराब हो गया। एक्चुअली क्या, मैं गलती पे नहीं होता, मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं मानव शर्मा हूँ, मुझे पता है क्लास नहीं लगाएंगे, मैं कहना ये चाह रहा था, लेकिन वो बीच में बात को पकड़ गया, बोले आप तो एटीट्यूड में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं मेरा टिफिन लेके आया था, वो टिफिन शाम के शाम पैक चला गया। मुझे क्या है, मेरा मूड थोड़ा है ना ठीक करने। एक्चुअली क्या है, मैं उस मूड के साथ, मतलब मैंने एडजस्ट तो कर लिया, लेकिन मैं अभी भी बीच में वो जो संवेग है ना, वो आ रहे हैं मुझे, मैं दिल पे लेता हूँ, मैं लेता हूँ, कई बार लेता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा, फिर मेरे पास कोई बात करने को दूसरा नहीं होता, तो मुझे जो भी बात करनी होती है क्लास को ही बोलनी होती है, एक दिन भर बिजी हूँ ना, तो और वो संवेग है ना, वो चलते हैं मन में, ये मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्या होता है कि कोई भी माहौल जो खराब होता है ना, उसका टीचर को ज़्यादा दुख होता है। आप उस चीज़ को तभी समझ सकते हैं जब आप शिक्षक बनेंगे। ये लिख लिया था, नई कविता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? अगेन है। इसमें 2 लाइन लिख दो। पहली लाइन तो ये अगेन है, 1951 ईस्वी में। अगेन है 1951 ईस्वी में प्रतीक नामक पत्रिका में। कौन सी पत्रिका? प्रतीक। अगेन है 1951 ईस्वी में प्रतीक नामक पत्रिका में, नई दिल्ली है ये पत्रिका, प्रतीक नामक पत्रिका में पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। प्रतीक नामक पत्रिका में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। नई पत्रिका, प्रतीक पत्रिका है ना, उसमें नई कविता शब्द का पहली बार प्रयोग अज्ञे ने किया था। यह समझो। बाद में 1952 ईस्वी में, एक साल बाद फिर अगली लाइन से लिखने, हाँ, बाद में 1952 ईस्वी में अज्ञे ने पुनः, बाद में 1952 ईस्वी में अज्ञे ने पुनः इसी शब्द का प्रयोग, मतलब किसी शब्द का, नई कविता शब्द का प्रयोग इलाहाबाद में एक रेडियो भेंट वार्ता, इलाहाबाद में एक रेडियो भेंट वार्ता के दौरान 1952, इलाहाबाद में एक रेडियो भेंट वार्ता के दौरान किया था। एक रेडियो भेंट वार्ता के दौरान किया था। अगली लाइन से लिखिए। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि प्रयोगवाद में नई कविता में अंतर क्या है? प्रयोगवाद में प्रयोग ज्यादा थे, इसमें लगभग कम है तो सही, थोड़े बहुत कम है। उसका ध्यान यथार्थ पे था, उसका ध्यान प्रयोगों पे था, व्यक्तिक थी। अच्छा, उस पर एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि प्रयोगवाद व्यष्टि चेतना पर आधारित था, जबकि नई कविता में व्यष्टि और समष्टि चेतना का द्वंद्व है। ऐसी लाइन लिखाई थी मैंने, याद है क्या? और समष्टि व्यष्टि का द्वंद्व है, लेकिन हावी कौन सी है? समष्टि चेतना है। यानी प्रयोगवाद केवल व्यक्ति की ओर था, उससे पहले प्रगतिवाद समाज की ओर था। प्रयोगवाद व्यक्ति की ओर आ गया, फिर नई कविता वापस किसकी ओर चली गई? समाज की ओर। यानी कि कोई भी लेखक है वो अपने ऊपर ज्यादा लिखेगा, व्यक्तिक होगा, तो उसकी बजाय सामाजिक मुद्दों को ज्यादा पढ़ा जाएगा, क्योंकि सामाजिक समस्याएं सबकी समस्याएं होती है। तो सबकी कविता कौन सी कविता होती है? सामाजिक कविता। इसलिए प्रयोगवाद में भी और प्रगतिवाद में भी सामाजिकता थी, और यहाँ पर क्या है? समष्टि चेतना है। समष्टि चेतना शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये यथार्थ पर आधारित थी। ये जो किस पर आधारित थी? तो यथार्थ पे कोई चीज आधारित होती है तो चेतना को जन्म देती है वो, इसलिए इसका शब्द का यूज हुआ क्या? समष्टि चेतना, मतलब सबकी ओर देखने का दृष्टिकोण। ठीक है, लिखो। प्रयोगवाद एक ऐसा पौधा था, प्रयोगवाद एक ऐसा पौधा था जो कि काट छांट के अभाव में, प्रयोगवाद एक ऐसा पौधा था जो कि काट छांट के अभाव में बेतरतीब ढंग से बढ़ता ही चला गया। बेतरतीब मतलब बिना कोई प्लान, बिना कोई स्टाइल, बेतरतीब ढंग से बढ़ता ही चला गया, जबकि नई कविता
जबकि नई कविता क्या थी? एक सजी संवरी कविता थी। जबकि नई कविता एक सजी संवरी कविता थी जिसमें यथार्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यथार्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें नहीं कहता। अब यथार्थ में जो भी चेतनाएं थी ना, वो सब यहाँ थी। आगे जैसा भी अपन यहाँ देखेंगे, अब जैसे नई कविता यहाँ देखेंगे तो यहाँ नारी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन जैसे वो आएगी साठोत्री, वहाँ नारी के प्रति भी आक्रोशपूर्ण हो जाएगा। और जब आक्रोशपूर्ण हो जाता है, अब कोई नारी के प्रति भी आक्रोशित हो जाए तो फिर लगता है कि अब इन कविताओं से मोहभंग कर लेना चाहिए। तो साठोत्री कविता को कहा गया मोहभंग की कविता। जबकि इस कविता में क्या था कि पहले जो लोग लिख रहे थे, नए बिंब प्रतीक उपमान, अब जैसे कोई लिख रहा था उसकी आंखें जैसे बस की हेडलाइट, अब ये नया तो था लेकिन एग्जैक्ट में क्या है कि ये साहित्य जैसा लगता नहीं था। ऐसा लगता था कोई छिछोरे लोग लिख रहे हैं। फिर उसमें बीच में अश्लीलता का दोष था, वासना का दोष था, तो लोगों को क्या है उससे पढ़ने का मन नहीं करता था प्रयोगवाद को। फिर जैसे ही नई कविता आई, उसने क्या किया, उन चीजों को हटा दिया, उनको कतर दिया, मतलब गलत बढ़ते हुए पौधे को क्या कर दिया, छांट दिया, तो वो एकदम सजा सबरा पौधा दिखा। तो लोगों को साहित्य से फिर आशा जगी कि पुराना साहित्य नहीं चलेगा, अब अच्छा साहित्य आने लग गया। इसलिए नई कविता को आशा की कविता कहा गया था। साठोत्री को क्या कहा गया, मोहभंग की कविता। जीवन से मोहभंग हो गया उसमें, अस्वीकृति, विद्रोह, ऐसे स्वर आपको साठोत्री कविता में दिखेंगे। जबकि यहाँ पे जीवन के प्रति यथार्थ का अच्छा दृष्टिकोण था, इसलिए नई कविता को क्या कहा गया, आशा की कविता। थोड़ा सा लिखना, नई कविता में यौन वर्जनाओं का दोष लगभग खत्म हो गया था। नई कविता में यौन वर्जना का दोष लगभग खत्म हो गया था। लगभग खत्म का मतलब थोड़ा बहुत अभी बना हुआ है। नई कविता में यौन वर्जनाओं का दोष लगभग खत्म हो गया था। अतः यथार्थ के भाव के कारण इसे आशा की कविता नाम दिया गया। अतः यथार्थ के भाव के कारण इसे क्या, आशा की कविता नाम दिया गया। अब देखो, कहने वालों ने इसको आशा की कविता कहा, लेकिन है ना, इसमें भी दोस्त तो थे। एक दोस्त तो ये था कि यौन वर्जनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, इसमें कोई छंद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे लिखा गया। आप नई कविता पढ़ोगे ना तो उनमें कोई बहुत लय, तुक, छंद, ताल ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले की कविताएं आप पढ़ते हो ना तो उनमें पुरानी कविताओं को आपको गाने का मन करेगा। और जो वर्तमान में कविताएं आती हैं, आप पत्रिका वगैरह अखबारों वगैरह में देखते होंगे ना, तो उनमें आप देखेंगे कि वहाँ पे उस ढंग से कविताएं नहीं आती। उनको देखने के बाद न तो याद करने का मन करता, न वो याद होती। आजकल लोग कुछ भी लिख देते हैं। मैं देख रहा था ब्लैक बोर्ड की तरफ, एकदम दिमाग में विचार आया कि भले ही ये ब्लैक है लेकिन बना देता है बहुतों का सुनहरा भविष्य। कविता खत्म। ऐसे तो लिखते हैं आजकल की कविताएं। तो आजकल की ये जो नई कविता है, इसमें ये दोष था कि ये ना इसमें कोई छंद है, ना इसमें कोई लय है, ना इसमें कोई तुक है। और एक बात और, चूंकि नई कविता समष्टि चेतना की ओर जा रही है, व्यष्टि चेतना को छोड़ रही है। हालांकि व्यष्टि चेतना शामिल है क्योंकि वो प्रयोगवाद के कवि यामी तो हैं, तो व्यष्टि चेतना थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन समष्टि की ओर ये लगातार जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में समष्टि चेतना को प्रधान मानने के कारण नई कविता के बारे में कहा गया कि ये कविता
आगे जाकर के युग परिवर्तन की कविता बनेगी। लेकिन जैसे युग परिवर्तन का समय आया, इनके कवियों ने अपने आप को हेड, अपने आप को मुखिया घोषित करने का काम हो गया। जैसे ही महात्मा जी मरे तो सारे ही भक्त अपने अपने नाम के आगे मेहनत लगाने लग गए। तो फिर सारे ही मेहनत हो गए, तो फिर मेहनत शब्द की वैल्यू खत्म हो गई। मेहनत शब्द की वैल्यू कब तक थी? जब तक एक व्यक्ति था। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लिखो। नई कविता में व्यष्टि समष्टि चेतना का द्वंद्व था। व्यष्टि समष्टि चेतना का द्वंद्व था, लेकिन व्यष्टि समष्टि चेतना का द्वंद्व था, लेकिन समष्टि चेतना ही हावी रही थी। लेकिन समष्टि चेतना ही हावी रही थी। समष्टि चेतना ही हावी रही थी। अच्छा, नई कविता की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? अंधायुग। नई कविता की प्रतिनिधि रचना है अंधायुग। नई कविता की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? अंधायुग। एक बात और लिख दो इसको, जैसे आपने आशा कविता लिखा ना, ऐसे नई कविता को रूपवाद या कलावाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रूप और कला पे ध्यान ज्यादा था। नई कविता को रूपवाद या कलावाद भी कहा जाता है, ये भी लिख दो। नई कविता को क्या रूपवाद या कलावाद भी कहा जाता है। अगले लाइन से लिखो। नई कविता पर आरोप है कि नई कविता पर आरोप है कि इसमें ना कोई छंद है, ना कोई दर्शन है, ना कोई छंद है, ना कोई दर्शन है, और थोड़ी बहुत अश्लीलता भी है। और थोड़ी बहुत क्या है? अश्लीलता भी है। सारी बात नई कविता का बैकग्राउंड थी, भूमिका थी। अब उसके बाद ये भी लिख दो, नई कविता के प्रमुख कवि निम्न हैं। नई कविता के प्रमुख कवि निम्न हैं। नई कविता के प्रमुख कवि निम्न हैं। नंबर 1, द्वितीय तार सप्तक के कवि, द्वितीय तार सप्तक के सभी कवि। नंबर 1 लिखो, द्वितीय तार सप्तक के सभी कवि। द्वितीय तार सप्तक के सभी कवि। नंबर 2, दुष्यंत कुमार। नंबर 2 कौन? नंबर 3, लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी। और अगला सुदामा पांडे। पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है। द्वितीय तार सप्तक के कवि तो आपको पढ़ाई दिए थे।
अब जो तीन है इनकी बात कर लेता हूँ। हेडिंग डाल दो कौन? दुष्यंत कुमार। हेडिंग डाल दो दुष्यंत कुमार। ठीक है। सुनिएगा, 1933 में जन्म हुआ बिजनौर में, 1975 में डेथ हो गई भोपाल में। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कवि कहा जाता है इनको। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कवि कहा जाता है किसको? एक फिल्म थी हल्ला बोल, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे हैं। किसके लिए? पुरानी मूवी है। पत्नी का नाम रामेश्वरी देवी था। अगर रचनाओं की बात करें सूर्य का स्वागत 1957, साए में धूप 1957 का उल्टा 75। आवाजों के घेरे, साए में धूप तो कन्फर्म है, इस पे दिक्कत है। आवाजों के घेरे, एक कंठ विषपाई, चलते हुए पवन का वसंत। एक्चुअली क्या है, पहले सिलेबस में एक गजल हुआ करती थी, कहाँ तो चिराग तय था आम आदमी के लिए। सुनिए क्या? कहाँ चिराग मयस्सर नहीं, कहाँ चिराग, तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं आम आदमी के लिए। ऐसी कविता है, एक गजल है। आपने कौन सी गजल सुनी है? वो सुनी होगी, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नहीं सुनी? इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो ये सुनी होगी। अब हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, ये तो सुनी। अब हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। बहुत कह दिया लोगों ने आपसे कि लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, दूसरे का घर बनाएगी। अनमैरिड लड़कियों के बारे में ऐसा बोल देते हैं गांव के आसपास के लोग। शादीशुदा के बारे में भी सास ननद नहीं चाहती, सास चाहती है ननद नहीं चाहती, ननद चाहती है देवरानी जेठानी चाहती, कोई न कोई नहीं चाहता। उनको चाहिए कि हमारे बराबर ही रहने चाहिए, इसका लेवल बड़ा नहीं हो जाए। खैर, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते उनको कह दिया करो कि बोले अपनी आंख दान कर दो, नेत्र दान कर दो भाई साहब, मैं तो ऐसे रहूँगा, ऐसे रहूँगी, बोल देना चाहिए। और माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ पार हैं इस तो कुछ पार बहुत हैं। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। आपके घर में जो लोग रहते हैं ना, उन सबसे भी अगर इंटरनल सर्वे कराया जाए और एक चिट्ठी डलवाई जाए
तो कुछ उनमें भी वो लोग होंगे जो कहेंगे कि वो आपको पसंद नहीं करते, घर के ही हैं, हर सुख दुख के साथी हैं, उन्हीं में सर्वे कराएं तो भी वो क्या कहेंगे। कुछ लोग होंगे इंटरनल सर्वे कराया जाए तो वो आपको 100/100% नहीं देंगे, वो आपको उसमें से कुछ कम अंक देंगे, और सबसे कम अंक वो देगा जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया होगा। ठीक है, वो आपकी संतान नहीं होनी चाहिए। खून के रिश्ते अलग बात होती है, माँ के लिए अलग बात होती है, रिश्तों की बात मैं कर रहा हूँ, परिवार में भाई बहन उसकी बात। तो दुष्यंत कुमार ये कहते थे कि दुनिया क्या कह रही है कहने दो, बहुत सुन लिया बेरोजगारी का तंश, बहुत सुन लिया कि नौकरी क्यों नहीं लगी, अब हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, अब हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब तो दरख्तों की तरह हिलने लगी है दीवारें, पर शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली से, हर सड़क से, हर नहर, हर गांव से हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में जले या मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ऐसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कुछ भी हो, लेकिन अब मौका है कि जब 2022 में गवर्नमेंट वैकेंसी का लंबा दौर लेके चल रही है और 23 तक ये चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का लास्ट समय है, तो उस समय जो भी पीड़ा है ना उसको अब परवान तक जा चली गई है, तो उसके बाद अब कुछ न कुछ अच्छा होने वाला। जब गहन रात होती है ना, अमावस्या की काली रात, तो उसके अगले दिन से चंद्रमा छिटकना शुरू हो जाता है, आया ना। जब तक गहन रात नहीं आती, जब तक एकदम बुरे दिन नहीं आते, जब तक अच्छे दिन नहीं आते, जब लगता है कि अब पीक हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा सहन स्तर नहीं रहा, समझ लो इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। जब दम घुटने लगे तो समझ आइए इतिहास बदलने वाला है। चलते हैं दुष्यंत कुमार पर, देखिएगा। जन्म 1933 ईस्वी, बिजनौर MP। जन्म 1933 ईस्वी, बिजनौर MP। मृत्यु 1975 ईस्वी, भोपाल। आगे लिखो। दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कवि कहा जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कवि कहा जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कवि कहा जाता है। इन्होंने हल्ला बोल फिल्म के लिए फिल्म लिखी थी। इन्होंने हल्ला बोल नामक फिल्म लिखी थी। इन्होंने हल्ला बोल नामक फिल्म लिखी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रामेश्वरी देवी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रामेश्वरी देवी था। हो गया? आगे चलो। प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं, प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी? सबसे पहले कौन सी? सबसे पहले ये है, ये कब थी? 75 है ना, और 75 का उल्टा लिखा था ना पढ़ने, कितना? तो ये पहली है, तो ये आई थी 53 में। काम करते ना, इसको उठा के यहाँ से ले जाते। पहली रचना कौन सी? 1953। दूसरी 1957। तीसरी 75। ये लिखना, लिख अफसाना लिख।
आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, एक कंठ पिछपाई, जलते हुए पवन का बसंत। यार आज मूड ऑफ रहा है, थोड़ा चाय तो पिलवाओ उनसे के। ब्राह्मण तो क्या खाते पीते अच्छे लगते हैं। फ्री का, खुद का खाते पीते हम कभी अच्छे नहीं लगते। हमने तो बताया ना दुनिया को, कोई पैदा हो तो हमें जिमाओ और कोई मर जाए तो हमें जिमाओ। एक कंठ बिस्पाई, आवाजों के घेरे। ओ भाई साहब, आवाजों के घेरे में कौन को अंदर मैं किसको डाल रहा है इसमें? मैं काट आवाजों के घेरे। आवाजों के घेरे 1953, सूर्य का स्वागत 1957, साय में धूप 1975। इतना याद है मेरे को, कि दो का समय याद नहीं आ रहा। इतनी खास रचनाएं होती नहीं है, जितना मतलब बहुत ज़्यादा साहित्य में पढ़ी नहीं। जो रचना बार बार पढ़ी जाती है ना, उसका क्षण थोड़ा ज़्यादा दिमाग में रहता है। बताऊँ क्या? ढूंढना पड़ेगा मेरे को नेट वेट, कोई जरूरत नहीं है उसकी। इन तीनों का भी सन नहीं लिखो तो भी कोई जरूरत नहीं है। एक कंठ विस्पाई और जलते हुए पवन का वसंत। एक कंठ विस्पाई और जलते हुए पवन का वसंत। ये रचनाएं में एक ही बड़ी मात्रा नहीं आती, ऊपर चंद्रबिंदी आती है छोटे एक के साथ। चश्मा लगा लिया तो क्या इंटेलिजेंट हो गए? आगे लिखो। हो गया? आगे लिखो। प्रसिद्ध पंक्तियां। प्रसिद्ध पंक्तियां। नंबर 1, कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं आम आदमी के लिए। कहाँ तो चिराग तय था। गांधी जी ने कहा था ना, स्वराज मिलने पर हर आदमी के आंख के आंसू पहुंचे जाएंगे, यस या नो? कह रहे थे कि एक एक घर में ये कर देंगे, आम आदमी का कुछ कर नहीं पा रहे हो। मतलब वेदना थी आजादी के बाद कि कुछ हुआ नहीं है। कहा यह गया था उस समय कि एक बार आजाद हो जाने तो देश को फिर देखना, लेकिन देश आजाद हो गया फिर भी जैसे कि तैसे बना हुआ है। पहले तो अंग्रेजों पर ढाल देते थे कि ये सब किसकी वजह से है, अब किस पे ढावे? वो बात दुष्यंत कुमार के राजनीति के खिलाफ भी लिखते थे। कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं। मयस्सर मतलब अवेलेबल, आम आदमी के लिए अवेलेबल, उपलब्ध। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं आम आदमी के लिए। कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं। अगली लाइन से लिखो। कहाँ तो चिराग तय था, मैं लिखूं क्या भाई? कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं आम आदमी के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं आम आदमी के लिए। हाँ या ना? चलो, एक तो ये हो गए, और एक वो भी मैंने पढ़ी है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है।
बुझी। ये पढ़ी नहीं क्या आपने? नहीं, हो गया, आगे चलूं? एक वो भी लिखाऊं क्या? अब हो गई पीर परबसी। जितने भी सम्मेलन होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी भाषणबाजी होती है, कहीं न कहीं उस प्रोग्राम में कोई न कोई व्यक्ति आपको ये लाइन बोलता हुआ दिखेगा। चूंकि वो मानव शर्मा तो है नहीं कि पूरी बोल दे, बोलेगा आधी, लेकिन लास्ट में उसमें ये लाइन जरूर आएगी कि तेरे सीने में सही तो मेरे सीने में सही, कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए, ये वो जरूर बोलेंगे। मोटिवेशनल उसमें आते हैं, अक्सर देखा है मैंने, और ज्यादातर बार देखा है कि शुद्ध नहीं बोलते लोग, पूरा नहीं बोलते। अब हो गई पीर परबसी। पीड़ा कैसी हो चुकी है? पहाड़ जैसी हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। तो पहाड़ भी पिघलते हैं ना, बर्फ से पिघलते कि नहीं पहाड़? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे, उन पे बर्फ जम जाती है, बाद में क्या होता है, हिमालय जैसे पिघलते हैं बाद में। अब हो गई पीर परबसी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो दरख्तों की तरह, दरख्त का मतलब तो वृक्ष होता है, पेड़ होते हैं ना, और कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, अब तो पर्दों की तरह हिलने लगी है दीवारें। हिलेंगी तो हर बार कौन? दीवार। बस शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, लेकिन दीवार नहीं हिलनी चाहिए थी। शर्त क्या है? मतलब ऑफिस के छोटे मोटे बाबू तो हमसे अब डरते ही हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि मेन अधिकारी भी डरना चाहिए था कि सत्य पे खड़े हैं। तो अब तो दरख्तों की तरह हिलने लगी है दीवारें। पर शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली से, हर सड़क से, हर नहर, हर गांव से, हर गली से, हर सड़क से, हर नहर, हर गांव से हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। तेरे सीने में जले या मेरे सीने में शही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अभी भाषण देते हो क्या आप लोग? जब भी भाषण दो ना, तो कोई भी भाषण आपका एंड हो, कोई भी भाषण आपका एंड हो,
तो उसके बाद ताली की गुंजाइश होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और आपको लगे कि यहाँ पे सारे राक्षस से ताली नहीं बजाएंगे, तो ये लाइन बोल के आ जाओ, लास्ट में बजानी पड़ेगी 6 बार। नहीं, विरोधी विचारधारा में तो भाषण देना पड़ सकता है ना कभी आपको, जहाँ पे आपके पक्ष के लोग नहीं हैं। देख रहा हूँ 2-4 साल और पढ़ा लेता हूँ, फिर कोई बड़ा नेता वेता बनूंगा मैं। बढ़िया पार्टी ज्वाइन करूंगा बड़ी सी, उसमें कोई बढ़िया प्रवक्ता वक्ता का पद मुझे यूं ही मिल जाएगा आसानी से, मुझे मालूम है ऐसे। भाषण दिया करूंगा दिन भर, टीवी पे थोड़ा बहुत जाता ही हूँ मैं आजकल। फिर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, जब तक ट्रांसफर के मामले में बात करनी मेरे से पड़ेगी तुमको फाइनल। ठीक है, ये हो गया। हाँ बताइए सर, बताइए। टीचर कभी अपने स्टूडेंट को भूलता थोड़ी है, स्टूडेंट बन के आना चाहिए बस, टीचर नहीं बोलते। कल मैं उधर से जा रहा था, 2 बच्चे मुझे मिल गए एकदम, एक ने मुझे रोक दिया, वो भी कहीं जा रहा था, पैदल थे, मुझे एकदम रोक दिया। सर 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 1 मिनट रुक। मैं रुका, यहीं विदेशी चौराहे के यहीं। 2016 में पढ़ा था मेरे से, वो सर आपसे पढ़ा था मैं 2016 में, एक फ़ोटो ले लो। बहुत भीड़ थी, फिर भी मैंने गाड़ी से उतरा, साइड में लगाई और पहले उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। खुशी होती है कि चलो 2016 के बाद ये 2022 तक 6 साल इसने याद तो रख लिया। और वो कहीं और पोस्टेड हो गया, वो कोई और कहीं और थर्ड ग्रेड टीचर लग गया और उसने याद तो रख लिया। फिर उसने बताया सर मेरी पोस्टिंग हो गई, इधर से मैं जा रहा था, एकदम आप दिख गए। मैं कोचिंग ही आता सर, पर मैं आ नहीं पाया, मेरी किस्मत अच्छी थी जो ऐसे ही मिल गई। बच्चे थोड़ी भूलते हैं, नहीं भूलते, अगर वो स्टूडेंट है तो नहीं भूलेगा। हो गया दुष्यंत कुमार। अगला लिखो, एक्चुअली क्या लीलाधर जगूड़ी और ये है ना, कौन एक और क्या नाम, ये दरअसल क्या साठोत्री कविता में ज्यादा हैवी थे। ये काम नहीं कर सकते क्या? ये तो लीलाधर जगूड़ी और ये लिखे ना आपने, इन दोनों को काट दो। साठोत्री में ज्यादा है ये, नई कविता साठोत्री लगभग समय पे रही है ना, एक जैसा ही टाइम है, तो उसके बाद और इन दोनों की को काट दो और एक नाम लिख दो जगदीश गुप्त। वो मैंने शुरू में पढ़ाया ना आपको, जगदीश गुप्त। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ऐसा कर सकते हो क्या? काट दिया। दरअसल क्या लीलाधर जगूड़ी नाटक अभी जारी है, बची हुई पृथ्वी है ना, ये क्या है, ऐसे टाइम के हैं जब कविता का युग समकालीन रूप से जाकर के और अपने अपनी दिशाओं में बट रहा था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, मोचीराम, पटकथा, ये सब धूमिल की रचना है। बची हुई पृथ्वी नाटक अभी जारी है, ये सब किसकी है? लीलाधर जगूड़ी रचना है। ये लास्ट टाइम का था। अब क्या है, जो साहित्य था ना, पर्टिकुलर साहित्य, वो तो प्रयोगवाद तक ही रहा। उसके बाद में क्या वेरिएशन, बिखरने का समय शुरू हो गया और बिखरे तो फिर अलग अलग दिशाएं बंटने लग गई। तो मैं वो लीलाधर जगूड़ी और वो है ना कौन, उसको मैं साठोत्री में लिखाऊंगा। यहाँ पे एक बात और यह है कि ये नई कविता आई थी ना,
इसी दौरान 1956 में नकेनवाद आया था। क्या था? नकेनवाद। नए का मतलब नरेश मेहता, के का मतलब केशरी कुमार, नए का मतलब नलिनी विलोचन शर्मा। ये तीनों क्या बिहार के कवि थे? कौन कौन? नलिनी विलोचन, नरेश मेहता और केशरी कुमार। ये तीनों बिहार कवि थे। इन तीनों ने अपनी कविताओं का सामाजिक अंगीक्षण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और ये क्या है, प्रयोगवाद के जस्ट उल्टे हो गए। प्रयोगवाद में क्या, अज्ञे ने कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन ही है। प्रयोग को क्या माना? साधन। प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग को क्या माना? और जो नकेनवादी थे इन्होंने कहा कि नहीं, प्रयोग साधन नहीं है, प्रयोग साध्य है, इष्ट है। तो जस्ट उल्टे चले गए किसके? प्रयोगवाद। ये भी सब लास्ट टाइम का। अब मतलब मैंने जो भी खाना वाना आपको खाना खिलाना था ना, वो सब खिला दिया। अब तो लास्ट टाइम मैं आपको पापड़ परोस रहा हूं। अब वो पापड़ कोई खाने का बड़ा हिस्सा नहीं है, वो लास्ट टाइम का है। अब पानी परोस रहा हूं, कटोरियों में नींबू डाल डाल करके आपके सामने रख रहा हूं कि हाथ धो लो, ठीक है। अब ये खाने का हिस्सा नहीं है। आपसे कोई पूछेगा परोसा क्या था, खाना क्या था, तो जो भी था ना, दाल बाटी चूरमा जो भी कुछ था वो तो हो गया, मुख्य खाना हो गया। अब तो केवल समेटना है, ठीक है। कितनी खुश हुई है खाओ सुबह सुबह खाने के नाम पर। तो एक काम करो, आप जगदीश गुप्त पे आ जाओ पहले। जगदीश गुप्त, इन्हें नई कविता का जन्मदाता कहा जाता है। सब पहले लिखाई दिया। शंबूक, नाप के पांव, शब्ददंश, हिमबद्ध, जगदीश गुप्त, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, ये सारी रचनाएं किसकी? देखो, जगदीश गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। मैंने आपको दोनों बात बता दी। 1954 में नई कविता पत्रिका निकाली थी, पहले लिखा दिया, हाँ या ना। नई कविता का जन्मदाता है, पहले लिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना है? प्रमुख रचनाएं, नाप के पांव, शब्दश, शंभुक, हिमबद्ध, गोपा गौतम और बोधि वृक्ष, रचनाओं के नाम लिख लो। हो गया? पूछेगा नहीं कोई जगदीश गुप्त को ज्यादा। नई पत्रिका, नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया? जगदीश गुप्त ने। नई कविता का जन्मदाता कौन है? जगदीश गुप्त। केवल 2 प्रश्न है। हालांकि इसका जीवन काल 1924 से लेकर सन 2000 तक का रहा है। आप चाहो तो जीवन काल लिख देना वहीं, 1924 से 2000, लेकिन ये सब पूछा नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। जीवन काल 1924 से सन 2000। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग डालिए पहले आप, नकेनवाद। मतलब क्या? जैसे हालावाद के बाद, अब वो छायावाद के बाद हालावाद आया था, और द्वैध युग के बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा आई थी, हाँ या ना? अरे बीच में से निकले थे ना अलग से। ऐसे ही नई कविता के अलग से कौन निकल गया? नकेनवाद। ने का मतलब नरेश मेहता, के का मतलब केशरी कुमार, ने का मतलब नलिनी विलोचन शर्मा। तो 3 लोगों के नाम पे था ये। हेडिंग डालो नकेनवाद। नकेनवाद, ये क्या है?
तू है ना किसी के पास बैठा कर, तू लिखती बहुत धीमा है, इसके पास बैठेगी। और क्या है? जब मैंने अभी पढ़ाया, बताना उसकी कॉपी, तूने क्या लिखा है? और उठा के दो। तुम हो कहाँ तीनों? कौन सी दुनिया में हो? तेरे को देख के वो लिख लेती, तेरे उसको देख के वो लिख लेती है, हैं? इससे आगे बैठ जाओ तुम तीनों, आगे। कल से, आज अभी थोड़ी देर बाद मैं क्लास छोड़ूंगा, नई कविता पढ़ाने के बाद इसको, इनको पता ही नहीं रहता करती क्या है। कल से यहाँ बैठ जाना आगे आगे। उसने तो लिख दिया जगदीश गुप्त 1924 से 1965, 2000 की जगह 65 में मार दिया उसको। अगली ने नकेनवाद को नखिलवाद लिख दिया। ऐसा तो हमने भी लिख दिया। तो मैं, अगर आपको लगता है कि आप सही ढंग से सुन नहीं पा रहे तो बोल दो ना कि सर लिख दो। अगर आपने मुझे सुना होता ना तो अब तक 3 बार ये बोल चुका मैं कि न का मतलब नरेश मेहता, के का मतलब केशरी कुमार और न का मतलब नलिनी विलोचन शर्मा। ये मैं 3 बार बोल चुका था, तो उसी समझ में आ जाता कि नकेन है। 3 बार बोल चुका इस बार, फिर भी नखिल आया। खी बोला कि मैंने कभी? नकेन बात थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो। नकेन बात को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1956 में क्या हुआ? न का मतलब नलिनी विलोचन शर्मा, हेड ये था। कौन? नलिनी विलोचन शर्मा। आपने नलिनी विलोचन शर्मा की हिंदी साहित्य के इतिहास में एक रचना पढ़ी है, नाम बता सकते हो? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिनी विलोचन शर्मा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपकी कॉपी के शुरुआत में देखो, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा। के का मतलब केशरी कुमार, न का मतलब नरेश में। ये तीनों ही कवि कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। इन्होंने क्या किया? अपनी कविताओं का सामाजिक अंकेक्षण प्रस्तुत किया कि हमारी कविताएं समाज में कितना योगदान दे रही है। कब प्रस्तुत किया? 1956 में। और इनके आधार पर एक काव्यधारा चलने के लिए जिसका नाम क्या है? नकेनवाद। नकेनवाद प्रयोगवाद का जस्ट उल्टा है। क्या है? प्रयोगवाद का जस्ट उल्टा है। क्यों? क्योंकि प्रयोगवाद जो है ना वो प्रयोग को साधन मानता है, और जो नकेनवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता। साध्य का मतलब इष्ट, उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ से प्रश्न यही हो सकता। अच्छा, नई कविता को कैक्टसवाद भी कहा जाता है। नई कविता को कैक्टसवाद भी कहा जाता है। रामविलास शर्मा और बालकृष्ण राव ने कहा था, एक मिनट रुकना, कुछ याद आया मेरे को। नई कविता को कैक्टसवाद भी बोलते हैं। रामविलास शर्मा और बालकृष्ण राव ने कहा था कि नई कविता छायावाद के बाद की कविता है। नामवर सिंह और रामविलास शर्मा नहीं है, बालकृष्ण राव और गिरजा कुमार माथुर ने ऐसा कहा था। नामवर सिंह और रामविलास शर्मा ने कहा था कि प्रयोगवाद का छद्म रूप है, प्रयोगवाद का झूठा रूप है। क्या मतलब? दूसरा रूप है। प्रयोगवादी था मुख्यतः, तो उसी के कवियों ने वेश बदल करके नई कविता पैदा कर दी। हाँ या ना? कवि तो वही थे ना, तो वेश बदल दिया एक तरह से। और नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा, इन्होंने कहा कि प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न है। कौन? प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न है कौन? नई कविता। और नई कविता आंदोलन का जनक कौन है?
जगदीश गुप्त। नई कविता का प्रवर्तक या जन्मदाता बोल दिया ना, तो प्रश्न पूछने वाला कैसे पूछ सकता है? वो जन्मदाता कह दे या यूं कह दे कि आंदोलन को किसने जन्म दिया, तो बात तो वही हुई ना। वो जगदीश गुप्त है। 1954 नई कविता पत्रिका। नई कविता में अगर आपने जगदीश गुप्त को जन्मदाता, नाम देने वाले का नाम अज्ञे और पत्रिका 1954, ये तीनों को याद रख लिया तो प्रश्न लगभग वहीं से खत्म हो जाता है। ये जो है ना लास्ट की चीज है, इसके बारे में लोग कम पढ़ते हैं, कम सुनते हैं, इंटरेस्ट भी कम रहता है और पेपर में प्रश्न भी नेट लेवल पे ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड में इसके प्रश्न बहुत कम आते हैं। जो आने थे वो कहाँ तक थे? प्रयोगवाद थे। अब जैसे नकेनवाद है तो इसमें 2 लाइन पूछनी है उनको, या तो कब आया? 1956 में। दूसरा कौन कौन थे? 3 लोग, नरेश मेहता, नलिनी शर्मा और केशरी कुमार। बहुत हद तक जाए तो ये पूछ सकते हैं कि प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्टु नहीं साधन माना था, जबकि नकेनवाद में प्रयोग को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है। नामवर सिंह और अमला शर्मा ने प्रयोग नई कविता को प्रयोगवाद का, सिंगल इन्वर्टेड कॉम लिखना, प्रयोगवाद का छद्म रूप, प्रयोगवाद का छद्म रूप मतलब एक अलग रूप कहा है। मतलब प्रयोगवाद ही था, वो थोड़ा अलग स्टाइल से पेश हो गया, ये माना है। हाँ या ना? और तीसरा लिखो, नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा ने, नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा ने इसको नई कविता को प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न माना है। प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न माना है, भिन्न अलग, प्रयोगवाद से भिन्न माना है। हो गया जी? हाँ, नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा ने नई कविता को प्रयोगवाद से सर्वथा भिन्न माना है, अलग माना है, प्रयोगवाद से अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं ना ये तो प्रयोगवाद का ही दूसरा रूप है, कपड़े बदल के आ गया कौन? प्रयोगवाद। छद्म रूप बताया ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रयोगवाद से मतलब नहीं है, छायावाद के बाद की है। तो सबके अलग अलग विचार है। तो कोई ये भी कह रहा है कि नहीं नहीं प्रयोगवाद से बिल्कुल अलग है। हाँ या ना? अब आओ प्रयोगवाद के अन्य कवि, जो बच्चे खुचे हैं वो लिखा देता हूं। प्रयोगवाद के अन्य कवि, सॉरी नई कविता के अन्य कवि, नई कविता के अन्य कवि, अदर पोइट्स। देखो अभी लिखेंगे थोड़ी आप। मछली घर, साखी, लघु मानव के बहाने, कविता पर बहस। ये रचना लिखी है विजय देव नारायण शाही। याद आया क्या आपको? कौन है बताओ? इसे था शब्द में तीसरे ताश समविप्रकी के को मैंने आपको जब जायसी पढ़ाया था ना पद्मावत, तब मैंने लिखा था कि विजय देव नारायण शाही ने जायसी को कुजात कवि कहा है। पढ़े तो पता चला, पढ़े कौन? मुख्य बात तो यह है। लिख दो, ये जो है ना लघु मानव की प्रतिष्ठा साहित्य में किसने की है? अगर ये शब्द आए लघु मानव की प्रतिष्ठा साहित्य में किसने की है, तो आंसर क्या होगा? विजय देव नारायण शाही। क्योंकि इस कविता के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में लघु मानव की बात की गई थी। मानव की बात सबने करी है, मानव तो यूनिक है ना, करनी पड़ेगी। लेकिन लघु मानव पे बात पहली बार किसने करी है? लिखो।
लिख लिया? इतनी लेट क्यों आती है? हैं? दूर से आती है। ये सब लोगों ने यही बना रखे मकान बगल में। एक इसकी वो और है, घाटी का आखिरी आदमी। घाटी का आखिरी आदमी, ये रचना और है इसकी, विजय देवनारायण शाही। आज वो टाइम से आ गई, मजबूरी होती है। आगे सुनो, हो गया ये। एक बहुत बढ़िया नाम है जिसका नाम है चंद्रकांत देवताले। नंबर 1 लिखा ना आपने अन्य कवियों में, नंबर 1 विजय देवनारायण शाही, हाँ या ना? दूसरा सुनो, चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले। एक बार सुन लोगे क्या आप? 4-5 रचनाएं हैं इसकी। हड्डियों में छिपा ज्वर। और बताओ, अगर हड्डियों में ज्वर छपा होगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? दर्द होगा। दर्द होगा तो उसको देख करके लकड़बग्गा हंसेगा। लकड़बग्गा हंस रहा है। पत्थर फेंक रहा हूं मैं, और पत्थर फेंक रहा है तो खून बहेगा, तो दीवारों पर खून से। ये 5 रचनाएं किसकी है? एक हुए डॉक्टर देवराज। कौन? डॉक्टर, जिन्होंने लिखी इतिहास पुरुष। कौन सी? राजकमल चौधरी। अरे यार, डॉक्टर राजकमल चौधरी, इन्होंने लिखी मुक्ति प्रसंग। कौन सी रचना है? मुक्ति प्रसंग। और ठाकुर प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी रचना है बंसी और मादल। खास खास लिखा रहा हूं मैं। नवगीत अर्धसती, ये शंभुनाथ सिंह की रचना है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। उमाकांत मालवीय ने लिखी किरण के पांव। एक आपका वो था ना हरिनारायण व्यास, धन शब्द शहर, शहर है आया ना दूसरे दास शतक में, हरिनारायण व्यास। इसकी है मृग और तृष्णा। क्या? मृग और तृष्णा। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल। और भी रहेगा ये लिख लो। हड्डियों में छिपा ज्वर। ज्वर का मतलब बुखार, ताव। बोलते ना ताव चिड़ियाई, इनके बोलते हैं रश्मि के इधर। आए करूँ ताव छिड़िया ताव।
हो गया? आगे चलूं? कल से तीनों कहां बैठोगी? आगे आगे सोफे लगवा दूंगा। बहुत दिन से कह रहे थे आप, हिंदी साहित्य का इतिहास कब पूरा होगा। लो, शाम को ग्रामर पढ़ने कितने लोग नहीं आएंगे? 1 2 3। हमारे घर का एड्रेस दे जाना, मैं वहीं आऊँगा फिर 2 बजे। काहे की? मैनेजमेंट और दोनों एक साथ। और अफसाना तुम्हारे क्या चलता है? खाना चलता है। हाँ तो 2 बजे खाना चलता है। अच्छा, समोसे मंगवा देंगे। और बोलो, और किसकी क्या दिक्कत है? 2 बजे वाली क्लास में ग्रामर में बोलो, आपकी क्या? कहीं बाहर 3 लोग हैं बस, शेष तो आ जाएंगे सब। नाश्ता मंगवा दो आप। आप तो बस 7 दिन की लिस्ट दे देना मुझे, क्या क्या है 7 दिन के हिसाब से। प्रति सप्ताह की लिस्ट पहले दे देना, जो भी आपका है। चाउमीन, मोमोज, छोले, बर्गर, कुलचे, भटूरे, चाउमीन, कचौरी, समोसा, जो भी कुछ है एडवांस मंगवा के रख लो, है ना। एक लिस्ट दे देना आप तो, और 500 रुपये उसके कलेक्शन कर लो। मैंने कब मंगवाया? मैं, मेरी लगन में आई है कि तू? मैं क्यों मंगवाऊंगा? पढ़ाई के लिए ऐसे करना पड़ता है। सन 2002 में हम 12वीं में पढ़ते थे। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री है, सुना है? बंद है ना। उसमें दिन में घुसना भी बहुत डरावना है। गए हो कभी? नहीं गए ना? दूर से देखी होगी ना, जंगल टाइप लगता है ना। उसमें दिन में घुसना भी डरावना लगता है। नहीं, बंदी थी वो उस समय भी, वो एक अलग बात है। और हमारे एक टीचर जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे वो वहीं रहते थे। कहाँ? सीमेंट फैक्ट्री। और उस समय ये जो छात्र संगठन है, ये लोग ट्यूशन नहीं चलने देते थे। कहते थे कि शिक्षक वहीं पढ़ाओ क्लास में, ट्यूशन का अलग से कमा के नहीं खाओगे। तो वो हमें 4 बजे बुलाते थे अपने घर पे पढ़ने के लिए फिजिक्स। हम 4 बजे जाते थे उनके घर पढ़ने के लिए सुबह। जब 4 बजे जाते थे तो हम 3 बजे जगते थे। और हमारा सबका रूल था कि 3:30 बजे सवाई माधोपुर का आदर्श नगर चौराहा है ना, वहां पे हम सब लोग खड़े हो जाते थे अपनी अपनी साइकिल लेकर। क्योंकि हम 2 3 4 लोग होते थे ना, वो तो घुस ही नहीं सकते थे अंदर, इतना डरावना था। कोई मार के पटक जाए तो पता नहीं चले कंकाल कहाँ गया, आसपास कुत्ता भी नहीं आए। ऐसी बीहड़ है वो, बिल्कुल खंडर है। कोई जमाने में एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री थी सीमेंट की, पर अब वहाँ सब तहस नहस हो गया। हमारे टाइम सन 2000 जब 12th में था, सन 2002 में, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर जाते थे 10 लोग। और अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो उस चौराहे से ही वापस लौट जाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो ग्रुप में चले गए। और ग्रुप में जाते समय भी अपनी साइकिल बीच में रखते थे।
ऐसे पढ़ते थे। अब तुम लोग बताते हो कि हमारी तो मजबूरी है, दूर रहते हैं, किसी के बच्चा है, और तो सारी दुनिया बाबा जी है, दुख तो तुम्हारे ही पास बच गए। देहात, एक मिनट रुक जाना, देहात से हटकर और हवा में हस्ताक्षर। एक है पहचान, लिखना आप एक बार, कैलाश, पहचान भी पत्रिका है यार, कैलाश वाजपेयी। अगला पॉइंट लिखना, कैलाश वाजपेयी, इसकी रचना का नाम लिखो फिलहाल। रचना का नाम क्या है? फिलहाल, फिलहाल। और नीचे नोट लगा के लिख दो, इन्होंने पहचान नामक पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने पहचान नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये कैलाश वाजपेयी नहीं यार, ये है अशोक वाजपेयी। ये कौन है? अशोक वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी कर लिखिए। कैलाश वाजपेयी तो वो था कौन? देहात से हटकर हवा में हस्ताक्षर। जो हवा में हस्ताक्षर है ना, कैलाश अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? फिलहाल। और पत्रिका कौन सी है? पहचान। और ये है ना, ये कौन सी? हवा में हस्ताक्षर। इसको साहित्य अकादमी मिला था, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत। बस ये लिख दो, बात खत्म। नई कविता खत्म हो गई।